अच्छा, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। सनी सर आकर के बता रहे हैं कि आप लोग को जानकारी देना है कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिए, एलपी ट्रेड का ऑफलाइन मोड में टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इस संडे से 24 दिसंबर है। इलेक्ट्रिशियन वाले 7:30 बजे टेस्ट देने आएंगे। डिस्कशन 8:30 से स्टार्ट होगा। फीटर और मैकेनिक डीजल वाले टेस्ट का टाइम 10:30 होगा और इसका डिस्कशन 11:30 से स्टार्ट होगा। चलिए सर, इस क्लास का ऑफलाइन नहीं है, ये क्लास सिर्फ अभी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, चलिए क्लास का कब तक वैकेंसी आएगा? अभी यार रोज यही क्वेश्चन नहीं पूछो, बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। मस्ती में तैयारी करते रहो, एक बार वैकेंसी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, जम के तैयारी में लगे रहिए। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ करके आया है तो एक बार वन टिक कर दीजिए, मतलब 1 टाइप कर दीजिए। अगर रिफ्लेक्शन आप पढ़ करके आए हैं तो 1 टाइप कीजिए। चलिए, रवि रंजन शाह ज्वाइन कर सकता हूं, ऑफलाइन में नहीं, केवल ऑनलाइन है, केवल ऑनलाइन है ये क्लास। चलिए, सोनू कुमार ने 1 टाइप किया है, ट्रेड का ऑनलाइन क्लास आएगा, बिल्कुल आएगा। ट्रेड का नाम बताइए। और नरेंद्र सिंह, रवि रंजन शाह, सब लोगों ने 1 टाइप किया है, इसका मतलब आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़ करके आए हैं। चलिए फटाफट से आज के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगर पढ़ करके आए, जहां हमको थ्योरी बताने का जरूरत होगा वहां जरूर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को क्या कहा जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए। न्यूटन का ऐसा मानना था कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस सिद्धांत को कहा गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या कहा गया? इस सिद्धांत को कहा गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब आपको यह बताना है कि इन कणों को इसमें क्या कहा गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हिंदी में कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। आपको बताना है कि इन कणों को क्या कहा गया। और दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे, इन कणों को कहा गया कणिका, इंग्लिश में कहेंगे कॉर्पसल्स। और आंसर नंबर 3 होगा कॉर्पसल्स, CORPUSCLES, कॉर्पसल्स यानी कि कणिका। देखिए, न्यूटन का ऐसा मानना था कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों का नाम दिया गया कणिका। दोनों पीडीएफ आपका चला गया है। फोटोन गलत आंसर था, कणिका पंकज कुमार का सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्रकाश के विद्युत की व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा 1905 में किया गया था। इसके लिए इनको किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रकाश के विद्युत या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा 1905 में किया गया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि इनको किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो, प्रकाश ने विद्युत, या ऐसे कहें आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण गुण को मानकर किया था। आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश के कण गुण का उपयोग किया और उन्होंने इसकी व्याख्या की 1905 में, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में, यानी 1921 में। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 1921। एक बार फिर से अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि आइंस्टाइन ने
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश के कण गुण को आधार माना, प्रकाश के कण गुण को आधार माना। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश का कौन सा गुण आधार माना गया, तो आंसर देंगे आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखो, दो प्रभाव ऐसा है जो कण गुण से एक्सप्लेन होता है। कण गुण से एक्सप्लेन होने वाले दो प्रभाव कौन कौन से हैं? एक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। कौन कौन सा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव और दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन, COMPTON, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या भी, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या भी प्रकाश के कण गुण से होती है, प्रकाश के कण गुण से होती है। चलिए, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या भी प्रकाश के कण गुण से होती है। सर, बोर्ड ब्लैक ही ठीक था। अच्छा, फाउंडेशन बैच लाइए सर। साइंस का फाउंडेशन बैच कब आएगा? ठीक है, फाउंडेशन बैच बोले है ना 24 को अनाउंस करेंगे। आज 22 तारीख है और बोर्ड को एक बार ब्लैक कर देते हैं। अगर आप लोगों को ब्लैक सही लग रहा है तो चलिए ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। आ जाइए, ब्लैक हो जा भाई। जादू नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ब्लैक ब्लैक, ग्रीन करके देखें क्या? ये नहीं ठीक है। चलिए ठीक है, अब मेरे ख्याल से सही होगा। प्रणाम प्रणाम। चलिए सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। देख भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं, है ना। बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे। अगले मंडे को चलो अनाउंस करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के डिमांड पर करवा देंगे, कोई बात नहीं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं तीसरे पर। याद रखिएगा, अगले मंडे के लिए हम साइंस का कोई टॉपिक नहीं दे रहे हैं। अगले मंडे को ALP का कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश तरंग है? देखो, न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कण है। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कण है। पास्कल भैया को प्रकाश के बारे में कुछ पता होता नहीं था, ये दाब वाला जानते थे, है ना। पास्कल में का थ्योरी हम लोग कहां पढ़ते हैं? पास्कल का सिद्धांत द्रव दाब वाला में। आइंस्टाइन ने बताया, और आइंस्टाइन क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने कण गुण से की थी। हाइजन साहब जो थे ना, इन्होंने माना था और ये कहते थे कि प्रकाश एक्चुअल में तरंग है। याद रखिएगा, हाइजन साहब या जिसको आप लोग ह्यूगेंस पढ़ते होंगे, इनका मानना है कि प्रकाश तरंग है, इनका मानना था। और याद रखना, एक वैज्ञानिक का नाम और आएगा, यंग। यंग ने किस प्रभाव से या किस घटना से प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया था? एक बार टाइप करिए जल्दी से। यंग ने प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध करने के लिए उसकी कौन सी घटना दर्शाई थी? प्रकाश की कौन सी घटना से उन्होंने तरंग गुण को सिद्ध किया था? फटाफट से टाइप कीजिए, तब तक हम आंसर लिखते हैं इसका। यंग ने डैश घटना से, और इस डैश का आपको लिखना है, डैश घटना से प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया था, तरंग गुण को सिद्ध किया था। आंसर आया क्या? आंसर आप लोगों ने दिया? आंसर आया क्या? यस, पंकज कुमार, राइट आंसर व्यतिकरण। यंग ने व्यतिकरण के घटना से, व्यतिकरण के घटना से प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया था। और इसके लिए उन्होंने डबल
स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट SLIT, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, दोहरा छिद्र प्रयोग क्या कहा जाता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइजन। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस नहीं हुआ, इंटरफेरेंस है ना। इंटरफेस तुम लोग का जब कोई ऐप वगैरह खुलता है तो या कोई साइट वगैरह खोलते हो तो इंटरफेस आता है ना। ज्यादा आजकल जो ये मोबाइल और क्या कहे डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, तो अब नाम भी थोड़ा सा गड़बड़ याद आता रहता है, तो इंटरफेस लोग को याद हो जाता है, इंटरफेस नहीं होता, इंटरफेरेंस होता है। राइट, रणधीर कुमार, वेरी गुड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अगले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? मतलब आधुनिक जो विचार है इसके अनुसार हम प्रकाश को क्या मानते हैं? तरंग मानते हैं, कण मानते हैं, दोनों मानते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है। प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या हम उसके कण गुण से करते हैं और प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या हम उसके तरंग गुण से करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों। प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या कण गुण से, और वो दो घटना नाम याद रखना भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और दूसरा कॉम्पटन प्रभाव। ये दोनों प्रभाव कण गुण से होते हैं। इनका व्याख्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण गुण से होती है। बाकी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण, ये सब तरंग गुण से होता है। ये सब तरंग गुण से होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आ जाइए। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यह किसके द्वारा पता लगाया गया था? दम एलिमेंट्री क्वेश्चन डाले हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन जो आप सबको पता है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? न्यूटन, हाइजेन, रोमर, एडिसन। और इसका सही आंसर है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसे सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था, जिसने पता लगाया उस वैज्ञानिक का नाम था रोमत मेरे दोस्त, है ना। तो क्या नाम है दोस्त? रोमर। इस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। आंसर होगा रोमर। चलिए वेरी गुड। बिल्कुल आज आप लोग लगता है कि पढ़ाई के मूड में आ चुके हैं, पढ़ाई का मूड में आ चुके हैं और सब लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली है कि इस बार तो उड़ जाना है और ट्रेन पर बैठ जाना है। तो दोस्तों इसी तरह से जम के मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है, मन से लगन से मेहनत करते रहना है, आपको जरूर सफलता मिलेगा। एक बार अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 6। कब खोजा था भाई? अभी याद नहीं है ना, उतना याद नहीं रहता, डेटा वगैरह पूछता नहीं है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? कहता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराए, जैसे अभी मान लो कि ये ऊपर मेरे ट्यूब है और इस चेहरे से, जो मेरा चेहरा है, इस चेहरे पर लाइट टकरा रही है और टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब टकरा करके वापस लौट जा रही है। तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में अगर टकरा करके वापस लौटा, किसी सतह से टकरा कर वापस लौटा, तो इस घटना को कहा जाता है परावर्तन। इस घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसको कहते हैं अपवर्तन। माध्यम बदलने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन है। अभिलंब क्या होता है? नॉर्मल। किसी सतह पर जब 90 डिग्री की आप लाइन खींचते हो ना, तो इसको हम लोग नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बुढ़ा हो गया एलपी के चक्कर में नहीं होगा भाई, फिर से जवानी आएगा। एक बार पैसा आ जाए ना, जवानी लौट आता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर 1 है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है दोनों और चौथा है आयाम। याद रखिएगा, परावर्तन में जो चीजें नहीं बदलती हैं वो 3 चीजें हैं। कौन कौन सा? एक है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है आवृत्ति और तीसरा है वेग। तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलता, आवृत्ति भी नहीं बदलता एवं वेग भी नहीं बदलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोनों। परावर्तन में न तरंग दैर्घ्य बदलेगा, न आवृत्ति बदलेगा, न वेग बदलेगा। क्या बदलेगा? आयाम या कह सकते हो तीव्रता। आयाम या तीव्रता बदलता है। आयाम या तीव्रता बदलता है। जो चीज नहीं बदलती है वह है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। याद रखना, अपवर्तन में केवल आवृत्ति नहीं बदलता है। अच्छा दोस्त, लिख रहा है तो लिख लो। अपवर्तन में केवल आवृत्ति नहीं बदलती है। 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 चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेड ऑफलाइन पढ़े हैं पर ट्रेड से पकड़ छूट रहा है, इसीलिए छूट रहा है क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, फिर से पकड़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का नेक्स्ट नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर 1 है सोना, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी और चौथा है तांबा। फटाफट से जवाब। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यही कारण है कि दर्पण बनाने के लिए चांदी का कलई किया जाता है। दर्पण जब हम मिरर बनाते हैं तो चांदी से कलई करते हैं, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, जो अपने पर टकराने वाली लगभग, याद रखना, जो अपने पर टकराने वाली लगभग 95% किरणों को परावर्तित कर देता है दोस्त। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चांदी। बिल्कुल सही, 95%। याद नहीं होता है सर? याद होगा भाई, याद होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, किसी दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। किसी दर्पण में नहीं होगा, किस दर्पण में? किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है? ठीक है, चलो अच्छे क्वेश्चन है। बताओ वो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है समतल दर्पण। और मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। इसका सही जवाब है समतल दर्पण। वेरी गुड। उत्तल दर्पण कभी भी जो प्रतिबिंब बनाता है वह छोटा बनाता है, हमेशा छोटा, हमेशा। चलो आगे लिख देते, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा छोटा। अवतल दर्पण बड़ा भी बना सकता, बराबर भी बना सकता और छोटा भी बना सकता, बड़ा या बराबर या छोटा। इसलिए भाई मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, ऑलवेज। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, तो भूलना बच्चा एक स्वाभाविक क्रिया है। आप जो चीजें पढ़ते हैं निश्चित रूप से उसमें से कुछ चीजें आप भूलते हैं, और अगर आप चाहते हैं 100% तो कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लगभग चीजों को याद रखें, 70-80% चीजों को याद रखें, तो पढ़ने के 24 घंटा के अंदर कम से कम 2 बार उसको रिवाइज कर जाइए। ये दवाई है, याद रखना, एंटीबायोटिक है जो कभी फेल नहीं होगा। अगर आपने जो चीजें पढ़ी हैं, अगर आप उसको 24 घंटा के अंदर 2 बार रिवाइज कर लेते हैं,
तो उस स्थिति में निश्चित है दोस्त कि आप जो है वह उनमें से 70 से 80% चीजों को जरूर याद रख पाएंगे। आइए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जवाब दिया किसके लिए, ये हमारे एक विद्यार्थी थे, नाम था उनका सुजीत, और उन्होंने ये बात पूछा तो हमने जवाब दे दिया है। आ जाइए, किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है? ऑप्शन नंबर 1 है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 है समतल दर्पण, 3 है उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा, समतल दर्पण। अगर तुमसे पूछ देता उत्तल दर्पण में तो क्या बोलते? उत्तल दर्पण में V इज ऑलवेज लेस देन U। बोला काहे सर? क्योंकि M बराबर होता है -V/U और इसका M का वैल्यू होता है लेस देन 1। उत्तल दर्पण में M का वैल्यू होता है 1 से छोटा, इसीलिए V का मान हमेशा U से छोटा होगा। अवतल दर्पण के केस में V और U का मान छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता और बराबर भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, बराबर भी हो सकता है। समतल दर्पण में V और U बराबर होगा, जबकि उत्तल दर्पण में V का मान U से कम होगा। कौन सा बोल रहा है? सी क्यों नहीं? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में समान होती नहीं है। अगर उत्तल दर्पण में V और U समान हो जाएगा तो M का मान 1 हो जाएगा, वस्तु का आकार बराबर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया रणधीर कुमार? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितने थीटा कोण घूम जाती है, यानी कि कितने कोण घूम जाती है? ऑप्शन है θ/2, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 थीटा। यदि आपतित किरण आप थीटा से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण याद रखिएगा 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। बोला सर कैसे? तो सबसे पहले सबको पता है कि परावर्तन में एंगल I बराबर एंगल R होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। देखो मान लो कि ये हमारा वो समतल दर्पण है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये वो हमारा समतल दर्पण है और समतल दर्पण पे प्रकाश की एक किरण बिल्कुल परपेंडिकुलर टकरा रही है, यानी लंबवत टकरा रही है। आइए अब इसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब बना देते हैं। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया नॉर्मल। अभी तुम लोग हमको बताओ कि इस नॉर्मल और आई के बीच में एंगल कितना है? इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल है 0 डिग्री का। जब एंगल 0 डिग्री है तो आपतन कोण 0 हो गया और परावर्तन कोण भी 0 हो गया, तो परावर्तित किरण भी ऐसे लौट आएगी। ये आ गया परावर्तित किरण। आपतित किरण ऐसे था, परावर्तित किरण ऐसे था। अब क्या हुआ कि हमने समतल दर्पण को थीटा कोण से भाई घुमा दिया। जब समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दिए तो मान लो कि हमारा समतल दर्पण अब ऐसे हो गया। कितना कोण से घुमाया? थीटा। एक बात देखना दोस्त, अभी तुम्हारा अभिलंब दर्पण ऐसे था, ध्यान देना। अभी क्या था कि तुम्हारा दर्पण ऐसे है और अभिलंब ऐसे है। ये अब दर्पण को जैसे ही थीटा कोण से घुमाएंगे तो देखो अभिलंब भी थीटा कोण से घूम गया ना, अभिलंब भी कितना कोण से घूम गया? थीटा। तो अब जो नया अभिलंब बनेगा, जो नया अभिलंब बनेगा वो ये होगा अभिलंब। अब बताओ आपतित किरण तो यही है, अभिलंब ये है, अभिलंब कितना एंगल से घूमा? थीटा। तो इसका मतलब अब आपतन कोण हो गया थीटा। आपतित किरण यही है, अभिलंब घूम गया थीटा कोण से, तो आपतन कोण थीटा हो गया, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? थीटा। यानी परावर्तित किरण ऐसे चली जाएगी और ये परावर्तन कोण हो गया तुम्हारा थीटा। अब देखो पहले परावर्तित किरण ऐसे थी, अब परावर्तित किरण ऐसे है, तो ये टोटल जो घूमा ये कितना हुआ? ये थीटा और ये थीटा, कितना हो गया? 2 थीटा। यानी कि परावर्तन कोण हो जाएगा कितना से? परावर्तित किरण कितने से घूम जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 थीटा से घूम जाएगी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर कहता है जब दो समतल दर्पण को समान रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समतल दर्पण को समान क्या हुआ, आमने सामने कर देते हैं क्वेश्चन में। जब दो समतल दर्पण को आमने सामने रखा जाता है, आमने सामने, आमने सामने रखने का मतलब होता है एक समतल दर्पण ऐसे और दूसरा समतल दर्पण ऐसे, और बीच में ये आप है। बताओ ये वो कहां का नजारा है? ये नजारा है कहां का? ये नजारा है सैलून का। सैलून में दो समतल दर्पण आमने सामने की दीवारों पर लगे होते हैं, इसीलिए इनके परावर्तक कोण, इनके परावर्तक सतह के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होता है तो कितना इमेज बनेगा? तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 360 बट्टा थीटा करते हैं। 360 बट्टे थीटा करेंगे तो यहां पर 360 और बट्टा में कितना 0, और ये बराबर हो जाता है अनंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेगा। समांतर क्या होता है? समांतर पैरेलल ही तो हुआ, यही तो हुआ। समान रखा जाता है या समानांतर रखा जाता है, बात एक ही है। एक दूसरे के आमने सामने रखना, पैरेलल रखना, समानांतर रखना, बात यही है। मैथ वाले समझ रहे होंगे बात को। अगल बगल रखोगे तो एंगल 180 डिग्री का बनेगा। मतलब दीवार पर एक दर्पण ऐसे लगा दिए, ऐसे, ऐसी के बगल में एक दर्पण ऐसे लगा दिए। अब इनके परावर्तक सतह के बीच का ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। आमने सामने लगाओगे तो देखो दोनों का परावर्तक सतह सट जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मेरे ख्याल से मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, मैथ्स वाले नाम लिखे हुए है ना। ओरिजिनल नाम तो हमको नहीं पता भाई, जो भी है। समानांतर होगा क्वेश्चन, वही तो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, समानांतर होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर कहता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री अंश कोण पर झुके हों तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी है। देखो एक समतल दर्पण ऐसे है और दूसरा समतल दर्पण ऐसे है, और इनके बीच हमने परावर्तक सतह के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है? 360 बट्टे थीटा करना होता है। यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है? 90। अब बताओ 360 बट्टा 90 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। और आपको पता है कि जब इवन आता है तो एक घटा देते हैं, तो 4 में एक घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल सही। इवन में क्या होता है कि दो कंडीशन होता है, ध्यान से सुनना। इवन में एक घटा दिए, ऑड में पूछ लो। इवन का तो बता दिए, एक घटा देना। ऑड में दो कंडीशन होता है, अगर वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर नहीं है तो उतना ही आंसर होता है, और अगर वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर है तो एक घटा देते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि दो समतल दर्पण 72 डिग्री का एंगल पर है और 72 डिग्री के एंगल पर है, और अगर वस्तु एंगल बाइसेक्टर लाइन, मतलब 36 और 36 को बांटने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, इस पर अगर नहीं है, यानी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ऑड जो आएगा वो आंसर होगा, यानी 360 बट्टा 72 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रहेगा, मान लो कि वस्तु यहां पर है, तो फिर इसमें से एक घटा देना और आंसर हो जाएगा 4। यानी ऑड में दो केस होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं रहेगा तो आंसर ऑड होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रहेगा तो ऑड में से एक घटा करके आंसर क्या कर देना है? इवन बना देना है। अगले रेलवे का गुरूर है मेरे पास, टीसीएस है तो मुझे भी गुरूर है। चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, यानी ये हमारा अवतल दर्पण है और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, ये वक्रता केंद्र।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सबसे पहले बताओ, अगर वस्तु को हमने सी पर रखा, दर्पण कौन सा है? अवतल, तो प्रतिबिंब भी उसी आकार का सी पर बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल भी लाइए सर, बिल्कुल लाएंगे, देखो न्यूमेरिकल आ गया तुम्हारे लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। देख भाई, न्यूमेरिकल का टेंशन बिल्कुल मत लेना, जितना न्यूमेरिकल आएगा सारा न्यूमेरिकल कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो रिवीजन का क्लास शुरू हुआ है, अभी तो पौधा छोटा है, पौधा को बड़ा होने दो। इसकी छांव में तुमको ठंडक, राहत जरूर मिलेगा, और निश्चित रूप से इसमें ऐसे ऐसे फल लगेंगे जिनको आप खाइए, और फिर वही सफलता वाला मीठा फल आपको जरूर मिलेगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अभी तो हम लोग अपने स्टार्टिंग स्टेज में, अभी बेसिक बेसिक बातों को कवर कर रहे हैं। समय, अभी लंबा सफर तय करना है दोस्त, है ना? तो हौसला नहीं हारना है, हम प्रगति पथ के राही हैं, है ना? और हमको बिल्कुल डरना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ते रहना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। आ जाइए, मेरिट भी बनेगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखता है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, सबसे पहला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, HO से लिख देते हैं। अवतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी U का मान -200 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, और यहां से 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को हमने रखा। U का मान हो गया, देखो पोल के बाएं चला गया ना, पोल के बाएं, तो -200 सेंटीमीटर, 2 मीटर को लिख दिया। वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का फोकस दूरी बाएं साइड है -20। अब बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? भी निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू कितना दिया है दोस्त? -20, और u का वैल्यू कितना है? -200। अगर हल करें तो 20 और 200 का एलसीएम 200 ही होगा। यहां हो जाएगा -10 और यहां हो जाएगा +1, सही है ना? तो 20 पर हो जाएगा -200/9। अगर v का मान निकलता है यहां पर, m बराबर होता है -v/u, और बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, वैल्यू को अगर आप पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो v का मान कितना आया? -200/9, तो -200/9। और u का मान कितना है? u का मान है -200, बराबर हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। देखो, सबसे पहले माइनस माइनस 200 200 कट गया। हाइट ऑफ इमेज अगर आप निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 5/9। 5/9 माइनस में, और इसका मतलब 5/9 कितना होता है? 9 पचे 45 ना। हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 0.55 सेंटीमीटर। ये सीरीज बीच में बंद नहीं करेंगे आप लोग, बस बिल्कुल बंद नहीं होगा और रिजल्ट होगा। तो आज हम लोगों ने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। अगर आप हुआ जरूर, अब हमारे साथ का क्वेश्चन होने वाला, इसके बाद मैथ्स भी होगा।
चलिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अब जुड़ जाइए। हेलो हेलो हेलो। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। रेलवे एग्जाम के लिए और एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हमारे बंधु सखा स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी हैं, सभी आप सभी का स्वागत किया जा रहा है क्लास में। और चलिए हम लोग आज जो है देखेंगे, जैसा कि आप लोग बोले थे कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवाइए। आज जो है हम आपके लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और चलिए हम लोग आज इसमें देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, कितना क्या क्या चीज इसमें करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, मेरा तरीका कुछ अलग है। क्वेश्चन थोड़ा देख लें, सॉरी कमेंट थोड़ा देख लें। रणधीर कुमार, गुड इवनिंग सर जी। सनी सर, डायरेक्शन सर, हाँ बाबू लाइक तो को ठोको भाई। हाँ बाबू लाइक करिए, लाइक करिए। हाँ, अगर रेलवे को गुरूर है, मेरे पास टीसीएस है, तो मुझे भी गुरूर है, मेरे पास सन्नी सर जैसे कोहिनूर के हैं। डेडिकेटेड टू जख्मी एएलपी टेक्नीशियन एस्पेरेंट ऑफलाइन स्टूडेंट प्रगति पथ। चलिए, बराबर लंबा चौड़ा मारा है जी। चलिए बढ़िया है। चलिए तो शुरू किया जाए क्वेश्चन आपके लिए। हम आपके सामने कुछ अलग ही टेक्निक है मेरा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर बताने का मेरा टेक्निक बाबू अलग है। थोड़ा सा समझिए, अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन सब हवा होते चले जाएगा। पहला क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि उसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी आप लोगों को बतानी है। तो चलिए हम सबसे पहला लिखते हैं आपके लिए, जो यहाँ पर है, ये बाबू बायां यानी कि लेफ्ट, और ये बाबू दाहिना यानी कि राइट। ठीक है, लेफ्ट और ये बाबू हो गया राइट। और इस बीच में हम रखेंगे यहां पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में दो लाइन आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, सब आप लोगों को जानना है। ये हो गया बाबू नॉर्थ यानी कि उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो लिखा हुआ है वही सिचुएशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोई भी अलग चीज नहीं है। नॉर्थ के बाद ईस्ट है तो नॉर्थ के बाद ईस्ट है, ईस्ट के बाद साउथ तो ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट तो साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद फिर से नॉर्थ है तो वेस्ट के बाद यहाँ पर फिर से ये क्या चला जाता है, नॉर्थ चला जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जिस प्रकार से होते जा रहा है उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 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 ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये चलते ही रहेगा, ये इसी प्रकार से करते रहेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद का कहानी हम करें क्या चीज, तो ये यहां से यहां बाबू 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी यहां से यहां कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया 90 डिग्री वाली बातें। इसके बाद हम बात कर लें नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, ये जो हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट और साउथ का बीच का एरिया ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट का बीच का एरिया ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का एरिया ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आप इधर भी लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, नहीं तो बाबू इधर भी आप नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें। तो चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि हमको लगेगा कि ये और कुछ इसमें बेसिक बातें बतानी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, श्याम पश्चिम की ओर मुख सम्मुख है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि उसका चेहरा जो है बाबू पश्चिम दिशा की ओर है। हम आप लोगों को कल भी बताए थे, कल बाबू टाइम एंड क्लॉक का जो क्लास चला था बहुत ही अच्छा क्लास हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी मजेदार था और आप लोग का कमेंट भी मजेदार था, आप लोग बना भी बहुत अच्छे से रहते, सॉल्यूशन कमेंट सब चल रहा था। तो जैसे हम कल आप लोगों को बताए थे कि सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम का है, तो आज वाला भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन बाबू रेलवे एग्जाम का ही है। आज के लिए भी जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है सारा का सारा रेलवे के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कंप्लीट रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अब, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, श्याम जो है किधर सम्मुख है, पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि उसका चेहरा बाबू पश्चिम दिशा की ओर है। वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, पहले दाएं मुड़ा, यानी कि यहां से दायां इधर लिखा हुआ तो दायां बाबू इधर तो है नहीं कुछ, इधर आ जाएगा, दाएं मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, यहां से फिर वो बायां इधर गया और ये आ जाएगा यहाँ पर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब देख लीजिए वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर रुका है ना, तो यानी कि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। रोशन बाबू बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूं फिर भी आपका क्लास देख रहा हूं। चलिए बाबू बहुत अच्छी बातें हैं। नंदन कुमार बोल रहे हैं वेस्ट, आंसर हाँ बाबू बिल्कुल सही है। अविनाश कुमार बोल रहे हैं डी डी डी, चलिए बाबू बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए, लंबा चौड़ा मजेदार अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न हम यहां पर लिख दे रहे हैं, सबसे पहले बाएं, यहां पर बाबू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और यहां पर है बाबू दाएं, और इसमें क्या है चलिए हम देखेंगे। एक आदमी बिंदु से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अधूरा लग रहा है, एक आदमी बिंदु से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु पर पहुंचता है, कुछ गड़बड़ा गया क्या जी क्वेश्चन में।
देखिए क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है टाइपिंग में। एक आदमी बिंदु ए से, बिंदु ओ से, यहाँ पर ओ है बाबू, बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। यहाँ पर है बाबू लिखा हुआ बिंदु ए पर पहुंचता है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हम अपने टाइपिंग करने वाले को एक बार सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज भर, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी है प्रॉब्लम, आगे से क्वेश्चन में कोशिश करेंगे प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। मैथ्स वाले बोल रहे एक बार फिर से बाबू, फिर से सर जी। चलिए बाबू देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सामने में जो है, उसके बाद देख लेंगे, जो भी दिक्कत रहेगा उसको फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा के सम्मुख है। पॉइंट सबसे पहले समझिए, जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए। मायने ये नहीं रखता है कि मुझे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाना है, मेरे लिए मायने नहीं रखता, और हम चाहते हैं आपके लिए भी मायने नहीं रखे। मायने ये रखना है कि इस चारों विकल्प में से आंसर कौन सा आएगा। मुख्य बातें यही है कि इस चारों विकल्प में से आंसर कौन सा होगा और सही आंसर होगा, और 100% सही आंसर कौन सा होगा हमको वो चुनना है। मायने ये बात रखता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, हम यहां पर फोकस करेंगे किस बात पर, बिंदु बी पर वह आदमी, बिंदु बी पर वह आदमी दिशा के सम्मुख है। किस दिशा के सम्मुख है बिंदु बी पर, यह हमारा सवाल है। किस दिशा के सम्मुख है वह बिंदु बी पर, यह हमारा सवाल है। और चलिए हम इस चीज को देखते हैं। क्या लिखा, एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर, ओ से शुरू करता है, पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता, और यहां से वो बिंदु ए पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। दाईं ओर, यहां से बाबू क्या किया, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, यहां पहुंच गया, और बिंदु 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। 4 किलोमीटर चला और कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। और हमारा क्वेश्चन क्या है, बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा के सम्मुख है, तो बिंदु बी पर वह आदमी उत्तर दिशा के सम्मुख है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। समझ में आया। हम बार बार बोलते हैं मुझे आंसर से मतलब है, आंसर आ चुका है। इतना तक ही पढ़ने के बाद प्रश्न इतना ही मैंने पढ़ा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 1.5 लाइन में आंसर आ चुका है, 3.5 लाइन का क्वेश्चन और बाकी है, और हम नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इस टेक्निक को, इस तरीके को समझिए। नाम है बाबू TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक। नाम क्या है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये टेक्निक जो है आपके एग्जाम में कितना स्पीड भर देगा, हवाई जहाज क्या रॉकेट नहीं बना देगा ये टेक्निक, तो कहिएगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है, उत्तर हो चुका है। मैंने इधर वाला प्रश्न पढ़ा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है इसको पढ़ने का। क्यों, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। बात समझ में आया। अगर डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है तो बाबू बोल दीजिए, और अगर परेशानी हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ गया तो वो भी बाबू बोल दीजिए, ठीक है। लाइक तो कम से कम बनता है ना, दिल उल अभी कौन ना मार रहा था, थोड़ा दिल उल मार दो, हमको भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। समझ में आया, टेक्निक समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से इसको देखिए और समझिए क्वेश्चन में क्या चल रहा है, आपको एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में भर पेट का क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना करके क्या कर लीजिएगा, आंसर तो नंबर तो मिलेगा एक गो ना जी। ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर मिल जाएगा, लंबा चौड़ा बना दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर, बिंदु ओ से पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, ए बिंदु पर पहुंचता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है।
दाईं ओर, यहां से दाएं मुड़ गया, पहुंच गया यहां पर, 4 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंचता है। पहुंच गया बिंदु बी पर। बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा के सम्मुख है? तो बिंदु बी पर वह आदमी बाबू उत्तर दिशा के सम्मुख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। ऑप्शन हो गया बाबू डी, ऑप्शन 4 नंबर। अगर दिक्कत है कुछ भी आराम से बोल लीजिए, अगर दिक्कत है इसमें तो आराम से बाबू बोल लीजिए। समझ में नहीं आया तो वो बोलिए। अगर टेक्निक समझ में आया और अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, तो लाइक तो बनता है, दिल वाला इमोजी भी बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए। थैंक यू सो मच सर जी, राजीव रंजन बोल रहे हैं। चलिए बाबू थैंक यू। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। चलिए ये बाबू बायां, ये बाबू दाहिना, ये है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर बाबू इसका जल्दी से कमेंट कीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। एकदम फटाक से आंसर इसका कमेंट कीजिए, आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर होना है इसका। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा। क्या लिखा, एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर बाबू के का मुंह है, पश्चिम दिशा की ओर के का मुंह है, हो गया। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलती है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब यहां से जो है क्या बोला, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए, यहां से बाबू बाएं कोने में जाने के लिए बायां जाना है, ऐसे ही नहीं जाना, इधर बायां इधर है ना, तो बायां इधर जाना है। और तिरछे, तिरछे, तिरछा न बोला है, विकर्ण न बोला, तिरछा न बोल दिया, तिरछे रूप में उसको जाना है। तो तिरछे रूप में चलना है तो विकर्ण बाबू चलना है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहे थे, देखिए यहां से बाबू जब हमको 90 डिग्री जाना होगा तब ना हम यहाँ जाएंगे, हमको तो तिरछा रूप में जाना है। तो तिरछा रूप में हो गया बाबू के ऐसे न हो गया, यानी कि 45 डिग्री। तो बाबू 45 डिग्री बायां चल जाइए। चले गए, कहां पहुंच गए, साउथ वेस्ट में। यानी कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तब वह बाबू देख लीजिए साउथ वेस्ट में चल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। अगर डाउट है कुछ भी आराम से बोल दीजिएगा, दिक्कत है समझ में नहीं आया है आराम से बोल दीजिएगा, जो भी आपको लग रहा है वो आराम से बोल दीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है बोल दीजिए। समझ में नहीं आया अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक बार फिर से सर जी साउंड नहीं आ रहा, साउंड तो बाबू आ ही रहा है, साउंड नहीं आ रहा है जी। लाइक ठोको, थैंक यू सो मच सर। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं सी। हाँ बाबू सी बिल्कुल सही। एक बार फिर से साउंड नहीं आ रहा सर। चलिए एक बार फिर से देखिए, पहली बात है क्या ना, आदत तो है लाइन खींचने का, आप लोगों को लाइन खींच के बना दे क्या, हमरा आता है लाइन खींच के बनाना, लेकिन याद रखिएगा जो तरीका बताते हैं उससे ज्यादा इजी लाइन खींचने वाला नहीं है। लाइन खींचने वाला महंगा है, लाइन खींचने वाले में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। लीजिए लाइन खींच करके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। लीजिए के का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि वो प्रवेश इधर से कर रही है, तब ना प्रवेश इधर से की तब ना पश्चिम की ओर उसका मुंह है। और वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए, बाएं, ये देख लीजिए इधर बाबू दाहिना, इधर बाबू बायां, बाएं कोने तक जाने के लिए अब वह किस दिशा की ओर चल रही है। अब उसको बाएं कोने में जाना है, और बाएं कोने में जाने के लिए उसको किस दिशा में चलना है। अब यहां पर बात है, क्या लिखा है, तिरछे रूप में विकर्ण पर चलना है ना, तो विकर्ण पर चलिए। विकर्ण ऐसे ही ना होगा, ये ना होगा विकर्ण। तो यहां से चलिएगा तो आप किधर चल जाइएगा, आप चले जाएगा, देख लीजिए बाबू किधर, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि वह बाएं पर विकर्ण मुड़ेगी तो वह किस दिशा में चली जाएगी। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो वह चल रही बाबू दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन इस तरीके को हम बाबू विश्वास नहीं लेते हैं,
आप आइए मेरे तरीके पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना इधर है और बाबू बायां इधर है, क्वेश्चन में लिखा इधर है। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाईं ओर कोने तक जाने के लिए तिरछे रूप में विकर्ण पर चलती है। तिरछा रूप में विकर्ण, ये 90 डिग्री नहीं जाना, हमको 45 डिग्री जाना यहीं पर, यानी कि आंसर क्या हो गया साउथ वेस्ट। ऑप्शन क्या हो गया 3 नंबर सी ऑप्शन। अगर डाउट चल रहा है, अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो आराम से बोलिए कि सर डाउट है, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन क्या लिखा, मीत एक गैलरी की सफाई कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आप लोग मीत का क्या आंसर होगा, मीत किधर जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से एकदम फास्टली फास्टली आंसर कमेंट कीजिए बाबू। क्या लिखा है, क्या कमेंट है, आप अपना मेथड यूज करें। हाँ बाबू हम तो अपने मेथड यूज करेंगे। चलिए, मीत एक गैलरी की सफाई कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। चलिए सबसे पहले बाबू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, और ये बाबू मेरा नियम भी इधर। आइए क्या लिख रहा है, लिख रहा बाबू मीत एक गैलरी की सफाई कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। आप पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार है, ठीक है, पश्चिम की ओर क्या है प्रवेश द्वार है। तो जब बाबू पश्चिम की ओर आप प्रवेश कर रहे हैं, जब आप पश्चिम की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो आप जा किधर से रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है। पश्चिम की ओर उसका प्रवेश द्वार है, तो आप जा किधर रहे हैं, आप जा रहे हैं बाबू पूरब की ओर। आप जा किधर रहे हैं पूरब की ओर। आप पश्चिम के तरफ से प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब जा रहे हैं पूरब की ओर, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। अब गैलरी में पहले वो प्रवेश कर गई और उसके बाद विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है, यानी कि पश्चिम के जगह पर सॉरी उत्तर पूर्व के जगह पर पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करती है। फिर वह अपना मुख्य प्रवेश द्वार की ओर मोड़ कर अपने बाईं ओर सफाई शुरू करती है। प्रवेश द्वार को मोड़ करके अपने बाईं ओर सफाई शुरू कर देती है। उसने किस दिशा में, बायां देख लीजिए, बायां इधर है ना, इधर तो बाबू दाहिना है, तो बाईं ओर सफाई शुरू कर देते। उसने किस दिशा में सफाई शुरू की, तो देख लीजिए यहीं पर ना सफाई शुरू की, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। उसने किस दिशा में सफाई शुरू की, दक्षिण दिशा में उसने सफाई शुरू की। चलिए आप लोग का कमेंट्स भी पढ़ लिया जाए, क्या क्या कमेंट्स आया है। दक्षिण दिशा में उसने बाबू सफाई शुरू की, आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, ऑप्शन हो जाएगा बाबू। चलिए बहुत अच्छा, कोई कमेंट्स नहीं अभी तक, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर दक्षिण। क्लियर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बाबू 4, क्या लिखा है ध्यान से इसको समझिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है बायां हाथ इधर है, क्वेश्चन में बाबू यहां पर है। आप लोगों को बता दें कि ये पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। किधर जा रही थी, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। वह ठीक 90 डिग्री मुड़ी, 90 डिग्री किधर मुड़ी, दाएं मुड़ी, तो 90 डिग्री दाएं इधर हो गया, 90 डिग्री दाएं मुड़ी, और उसने चलना जारी रखा। तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी, देख लीजिए किस दिशा की ओर चल रही थी, वह बाबू दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी। क्वेश्चन नंबर है बाबू 6 मेरे पास, क्या लिख रहा है ध्यान से इसको समझिए। चलिए सवाल है, अपने घर से बाहर जाने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ता और सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और
इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। क्या लिखा, अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है। चलिए सबसे पहले वो अपने घर से बाहर आया उत्तर दिशा में, मान लीजिए अपने मन से उत्तर दिशा में, ठीक है, और पार करता है। दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ जाता है। तो दूसरी ओर पहुंचा, हम सड़क पर इधर से उधर गए तो बात वही हुआ, उत्तरे है तो उत्तरे है, कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरी ओर पहुंचकर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर इधर मुड़ गया, पश्चिम में सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, अभी जो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, बस उत्तर दिशा में होगा। आंसर हो जाएगा बाबू इसका उत्तर, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। वह किस दिशा में होगा, तो वह बाबू उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, किसी को डाउट, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 के बाद 7। क्वेश्चन में देखिए, हम यहां पर फिर से बता दें, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बाबू बड़ा है, क्वेश्चन बाबू क्या है, बड़ा है। और क्वेश्चन बड़ा होने से हमको कोई खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। क्या खुशी होती है क्वेश्चन बड़ा होने से, कि बनेगा जल्दी से, क्वेश्चन बड़ा होने से बनेगा जल्दी से। देखिए क्या लिख रहा है, बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है। बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है, ये मेरा सवाल है, ये हमको ढूंढना है, इसी से हमको मतलब है। तो बाबू यहां पर है बाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यहां पर है बाबू दाहिना। क्या लिख रहा है, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिंदु ओ से पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है और ए बिंदु पर पहुंचता है, तय करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का दूरी तय करता है। फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है यहां पर और 2 किलोमीटर चलता है, कोई बिंदु होगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 8, फिर बाएं मुड़ जाता है और बाबू डी तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 8 दूरी तय करता है। फिर बाएं मुड़ जाता है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8, फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए कितना, तो 8, फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 4, फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए वह 4 किलोमीटर यात्रा करता है। और बिंदु एफ पर वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, देख लीजिए किस दिशा की ओर सम्मुख है, कहां पर वह रुका है, साउथ में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। वह बिंदु एफ पर किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। इसके लिए एक थोड़ा सा आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लाइन है, लिखिए। अब हम बोले थे कि बीच बीच में हम आपको रूल लिखाएंगे जब समय हमको लगेगा तब, तो लिखिए। अब एक लाइन लिख लीजिए, यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा के सामने रुक जाता है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है। यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा के सामने रुक जाता है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है, या आप यह कह सकते हैं उसी दिशा के व्यक्ति सम्मुख होता है। यात्रा करते करते जिस दिशा के सामने व्यक्ति रुक जाता है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है, या आप यह कह सकते हैं उसी दिशा के व्यक्ति सम्मुख होता है, मतलब मुंह उसी तरफ होता है उसका। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों को बाबू यदि टेक्निक पसंद आ रहा है, यदि आप लोगों को जो तरीका हम बता रहे हैं, कुणाल कुमार सी आंसर, नंदन कुमार SW, नंदन कुमार A, अभिषेक अविनाश कुमार A, आप अपना मेथड यूज करें। चलिए बाबू, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो बाबू कुछ कमेंट कर दीजिए कि जी सर टेक्निक अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक चीज की, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोगों को टेक्निक बाबू अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा बताइए कि तरीका अच्छा लग रहा है, तो हम, नहीं तो बाबू हमको लाइन खींचने आता है, हम डायग्राम पर भी बताते हैं, डायग्रामों हम शुरू कर देंगे, आप लोगों को जो ठीक लगे वही से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेथड जो है वो तो है ही, हमको पता है कि बहुत ज्यादा स्पीड है इसमें, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
तो हम बाबू फिर जो है लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, रेखा खींच खींच के बताएंगे, आप लोगों को लगेगा कि नहीं यही ठीक है तो यही सही, और क्या। ठीक है, अच्छा लग रहा है सर जी। नंदन कुमार, पंकज कुमार दिल में प्लस मार दिया है, मस्त रूल है सर जी। कुणाल कुमार टीटीआई सही है सर। चलिए बाबू ठीक है, हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन में, देख लेते हैं, इसको भी इधर से उधर कर देते हैं। क्वेश्चन को क्या लिख रहा है, बिंदु जी पर उनके सामने की तरफ इनमें से कौन सी दिशा होगी। बिंदु जी पर, बिंदु जी पर कौन सा दिशा के तरफ उसका मुंह है वो आपको बताना है। क्या चीज, बिंदु जी पर जाकर के रुक जाना है और देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बाबू बिंदु जी का बात कर लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना इधर है, बायां इधर है, क्वेश्चन में लाल रंग इधर है। बिंदु जी पर श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाले मैराथन के लिए में दौड़ते हैं, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। ए से शुरू करते हैं, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु बी पर पहुंचते हैं, और बिंदु बी पर बाबू पहुंच जाते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। दाईं ओर मुड़ते हैं, सी पर बाबू 6 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु डी पर। दाईं ओर मुड़े, 8 किलोमीटर चले, बिंदु डी पर पहुंच गए। फिर दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर बिंदु ई पर। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर चलते बिंदु ई पर। फिर दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर दौड़ते बिंदु एफ पर। फिर दाईं ओर यहां से मुड़ते हैं और बिंदु एफ पर, यानी कि यहाँ नॉर्थ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चल करके जी तक पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और जी पर पहुंचते हैं 1 किलोमीटर। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि जी पर उनके सामने की तरफ इनमें से कौन सी दिशा है। देख लीजिए बाबू कौन सा दिशा आया, पूरब दिशा आया। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा पूरब। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो जाएगा पूरब, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया पूरब, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें तो कमेंट्स कर लीजिए कि सर डाउट रह गया। कुणाल कुमार सी आंसर, विपिन कुमार सी आंसर, नंदन कुमार सी आंसर, टीटीआई सही है सर, विपिन कुमार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये आ गया, अच्छा प्रचार आ गया, थोड़ा सा प्रचार देख लीजिए। बिहार एसएससी साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन रेलवे, रेलवे और बिहार एसएससी का मैंने एक कॉमन टेस्ट सीरीज शुरू किया हुआ है, जिसका कि बाबू टाइम है 3 बजे से। 3 बजे से आप टेस्ट देते हैं और 3:30 बजे से उसका डिस्कशन शुरू होता है। कितने बजे से डिस्कशन शुरू होता है? 3:30 बजे से। इसमें बाबू 50 क्वेश्चन रहता है जो कि आपको बिहार एसएससी के पैटर्न का है। 50 क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी के पैटर्न है 50 क्वेश्चन का, इसीलिए 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं। जबकि इसमें हम रेलवे और बिहार एसएससी दोनों, रेलवे और बिहार एसएससी दोनों के पैटर्न को मैच करते हुए क्वेश्चन दे रहे हैं। और आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। अभी जो करंट में शुरू हुआ टेस्ट 41 to 60 स्टार्ट हो चुका है। 3 बजे से बाबू यह टेस्ट चलता है, 3:30 बजे से इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए प्रगति पथ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए क्लासरूम में आना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर क्या लिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है और बाबू बायां हाथ इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको चलिए ध्यान से देखिए। बिंदु एक्स से ए मैराथन शुरू करता है और वह उत्तर दिशा की ओर। यहां पर लिख रहा है कि श्री एक्स डी पर, श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है? बिंदु डी पर। बिंदु डी के पास जाकर के रुक जाना है। ठीक है, तो बिंदु ए से शुरू करता है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर। उत्तर दिशा की ओर बाबू वह जाता है कितना? 5 किलोमीटर। दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचता है और फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और ए पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंचता है।
फिर दाएं मुड़ता 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पर 8 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। और हमारा क्वेश्चन यही ना था कि बिंदु डी पर उसका चेहरा किस दिशा की ओर, तो देख लीजिए बाबू किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर। आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल वाला पीडीएफ और आज वाला पीडीएफ दोनों हम प्रगति पथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए। बिंदु H पर श्री X का मुख किस दिशा की ओर है? बिंदु H पर इसका चेहरा किधर है, ये हमारा सवाल है। चलिए बाबू यहां पर बनाया जाए, क्या चीज आएगा, बाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना, और यहां पर लिखा हुआ है ये श्री X बिंदु A से दौड़ना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में वो बाबू चलता है 5 किलोमीटर ए पर पहुंचता है। 5 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं 10 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंच जाते हैं, दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं 6 किलोमीटर बिंदु एफ पर, दायां मुड़ करके 6 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं। और ये देख लीजिए क्या हो गया, एफ पर पहुंच जाते हैं, और सॉरी एच है ना, हमारा एफ ही हम रुक गए ना जी, एच है, चलिए कोई बात नहीं, एफ पर पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़ते 1 किलोमीटर जी पर, दायां मुड़ गए 1 किलोमीटर चले और जी पर पहुंचे हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं 3 किलोमीटर चल करके एच पर पहुंच जाते हैं, दायां मुड़ जाते हैं 3 किलोमीटर चल के एच पर, यानी कि अब वह किस दिशा की ओर चेहरा है उसका, दक्षिण दिशा की ओर। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू दक्षिण दिशा, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर है सब लोगों का, क्लियर है सबका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन हम रेलवे के एग्जाम से लिए हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे एग्जाम का ही प्रश्न है बाबू। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है और बाबू बायां इधर है, क्वेश्चन में इधर है देखिए। सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता, पूरब दिशा में बाबू चलता है 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देख लीजिए, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आंसर बाबू हो जाएगा 3, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हाँ 11 के बाद 12 क्या लिख रहा है, मीनू उसके घर के नजदीक। चलिए बाबू नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर, बायां इधर, क्वेश्चन में इधर क्या लिख रहा है देखिए। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिने तरफ किनारे की दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। चलिए जब उसके घर का प्रवेश द्वार बाबू पूरब की ओर है, जब उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है तो वह चलेगी किधर। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, जब उसके घर का प्रवेश द्वार किधर है, पूरब दिशा की ओर है, तो उसको जाना किधर है, पश्चिम की ओर ना, प्रवेश द्वार न पूरब की ओर है। जब उसके घर का प्रवेश द्वार बाबू पूरब दिशा की ओर है तो पूरब दिशा की ओर से प्रवेश करेगी, तो जाएगी किधर, पश्चिम दिशा की ओर। मीनू उसके घर के दाहिनी तरफ किनारे की दुकान पर, किराने की दुकान पर जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। तो घर का प्रवेश यानी कि घर में जब एंट्री करना है तो बाबू वह पूरब, तो घर से बाहर निकलेगी तो किधर, पश्चिम में। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है, अब यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ जाती है, यहाँ पर किराना का दुकान है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिने ओर मुड़ती है, फिर दाहिने ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है, वह किस दिशा में चल रही है, वह बाबू पूरब दिशा में चल रही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन। एक बार डायगोनल वाला थोड़ा थ्योरी बता
बताइए सर जी प्लीज, डायगोनल वाला। ठीक है बाबू, डायगोनल वाला भी बता देंगे लास्ट में, देख लीजिए क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर लास्ट में बता देंगे। क्या लिखा है, अपने घर से निकलकर अनिया एक सड़क को पार करती है, तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी? देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना इधर है, बायां इधर है, लिखा है अपने घर से निकलकर अनिया एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं ओर मुड़ती और सीधी चली गई। ठीक है, अब वह पश्चिम दिशा में है, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी? चलिए उत्तर दिशा में हम चलते हैं और सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, दूसरी तरफ पहुंच जाती है और किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है इधर। तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी? तो सड़क पार करने से पहले वह उत्तर दिशा में थी। आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है, प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ जाती है, उत्तर दिशा में जाती है फिर दाएं मुड़ जाती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो देख लीजिए, अब परिणीता पूरब दिशा में जा रही है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए क्या लिखा है, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ले जाइए, आपके पास कुत्ता है तो आप सैर पर ले जा रहे हैं। क्या लिखा है, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था? ठीक है, चलिए मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है और वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए मान लीजिए कि वो इधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और एक चौराहे पर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ गया, यहां पर आ गया और दक्षिण की ओर चलता है। अच्छा, यहां पर होना चाहिए क्या? दक्षिण। यहाँ क्या होना चाहिए? दक्षिण, तो दक्षिण लिख दीजिए, साउथ। अब देखिए साउथ से पहले क्या होता है? ईस्ट, तो यहाँ ईस्ट लिखिए। ईस्ट से पहले क्या होता है? नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ लिखिए। नॉर्थ से पहले क्या होता है? तो वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट लिखिए। पहले वह किस दिशा में चल रहा था? बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में? देख लीजिए, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह बाबू पश्चिम दिशा में चल रहा था। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसमें तो बाबू रूल मिला नहीं, डायगोनल वाला हम आपको रूल बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको समझिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है, और इसमें जो है मान लेते हैं कि एक आ जाता है बाबू यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाता है 3, और भी कुछ कुछ होगा क्वेश्चन में। अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, बगल वाले का कर्ण बनाते हैं। बगल वाले का क्या करते हैं? कर्ण बनाते हैं। मान लीजिए कि सारा चीज करने के बाद ये दोनों जगह पर आपका नंबर बचा हुआ है, ये नहीं घटा कहीं से, ये इतना ही संख्या हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे? तो दूरी के रूप में क्या करेंगे? 4 और 3 का बाबू कर्ण निकाल लेंगे, हो जाएगा आपको 5। दूरी के रूप में 4 और दूरी निकालने के लिए 4 और 3 बगल वाले का कर्ण निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए बगल वाले का कर्ण बनाते हैं, यानी कि 4 का लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आ जाएगा बाबू 5। और दिशा के लिए दोनों को लिख देना है, यानी कि साउथ ईस्ट। दिशा के लिए बाबू दोनों को लिख देना, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के सामने मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, जल्दी से उनका भी क्लास चलेगा। मैथ्स वाले सर अभी जस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग मैथ्स का क्लास अब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
आज का टॉपिक हम रखे हैं आपका फैक्टर से रिलेटेड, डिविजन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले तुम्हारा ध्यान रखिएगा, फैक्टर निकालने का तरीका। अब इसको अभी ड्रॉप कर दीजिए, पहले आ जाइए। जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर मान लो 20 है, इसमें फैक्टर कितने होंगे? तो पहला काम देखिए, कोई भी नंबर जिस सब से कटता है, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से, इतना से कटेगा, वो उसका होगा डिवीजर। अब ये सब भाजक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 20 का टोटल भाजक हो गया 6 भाजक। अब ये छोटा है तब ना वैसे निकालिए, लेकिन इसको ऐसे कैसे बनाना है? कोई भी संख्या का फैक्टर निकालना हो, डिवीजन निकालना हो, तो दिमाग सेट कर लीजिए, वो प्राइम नंबर से डिवाइड करना, प्राइम फैक्टर से। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है? 2। 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास 2 से डिवाइड करें तो मेरे पास आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करें तो 5। अब ध्यान दीजिएगा, 2 कितना बार आया? 2 बार। अब 5 कितना बार आया? 1 बार। अब क्या करें? पावर में 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करें तो 3 होगा, दूसरा 2 होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 6। देखे तो 1 2 3 4 5 6 आया। इस तरह से बनाना है। क्या करना है? दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर में चेंज करना है और फैक्टर के पावर में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 दूना 6 होगा। अब एक एग्जाम्पल बताएं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन मेरा था 440, इसको प्राइम फैक्टर में, तो सब छोटा सम संख्या 220, फिर 2 से काटिए 110, फिर 2 से काटिए 55, फिर 5 से काटिए 11। ठीक, 2 कितना बार? 3 बार, 5 कितना बार? 1 बार, 11 कितना बार? 1 बार। अब सबको एक एक जोड़ दीजिए, सब में एक एक जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर 16 फॉर्म किया, इसका मतलब नंबर ऑफ डिविजर्स का जो होगा वो कितना होगा? 16। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है किसी को? आइए चलें आगे वाला क्वेश्चन। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आवाज यहाँ पर देखिए, जैसे ये परेशानी है, अब इस परेशानी को देखिए। इसमें 1440 सेम कंसेप्ट है, डिवीजन निकालना है। अब 1440 है, इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे 720 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 360 होगा, फिर 2 से डिवाइड करें 180 होगा, फिर 2 से डिवाइड करें 90 होगा, फिर 2 से डिवाइड कर 45 होगा, फिर 3 से डिवाइड कर 15 होगा, फिर 3 से डिवाइड कर 5 होगा। आप बताइए 2 कितना बार आया? 4 बार। 5 बार। 3 कितना बार आया? 2 बार। अब 5 कितना बार? 1 बार। अब सब में हम क्या बोले? 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 6 गुने 3 गुने 2, 18 दूना 36। तो टोटल इसमें भाजक कितने हो गए? 36। लगाइए आंसर 36। अविनाश कुमार ए लगा है ऑप्शन, सही है। आगे बढ़ते हम लोग, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक नया चीज लगा दिया, एक को छोड़कर। तो पहले तो 540 है, 540 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 270 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 135 आएगा, फिर इसको क्या करें 5 से डिवाइड करें 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर 3 आएगा। ठीक है। अब देखिए 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार आया? 1 बार। 3 नहीं, 3 आया 3 बार, और 5 आया कितना बार? 1 बार। अब सम ऐड कर दिए 1 1 1, कितना? 4 गुने 3 और गुने 2, 4 3 12 दूना 24। अब रखिएगा 24 टोटल हुआ, लेकिन कहा था एक को छोड़कर, एक को छोड़कर कहेगा तो एक घटा दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए, आंसर क्या होगा? 23। आंसर होगा
23। कोई आंसर भेजा है? हाँ, अविनाश कुमार ही भेज बना रहे हैं जिसका ए आंसर है। ए आंसर है कि बी आंसर हो? बी आंसर। टोटल पूछेगा तो 24 होगा। आगे आप बढ़िए। अब इसमें भी एक नया चीज जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है? देखिए, उसमें एक था, एक तथा स्वयं दोनों, माने इसका मतलब जितना बनाए दो घटाएंगे। अब 640 है, 640 को तोड़िए, 320, फिर तोड़िए 160, फिर तोड़िए 80, फिर तोड़िए 40, फिर तोड़िए 20, फिर तोड़िए 10, फिर तोड़िए 2, फिर 5। टोटल कितना है? 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब 5 कितना बार है? 1 बार। एक एक जोड़ दीजिए सब में, 8 दूना 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला? एक एवं स्वयं का मतलब कितना घटाना है? 2 घटाना है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग? 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। देखिए कौन ऑप्शन है हम लोग के पास? आंसर है 14। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। एक मिनट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 75 टू पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले एक काम करना है, 75 का भाजक निकालिए। तो 5 है तो 5 डिवाइड किया 15, फिर 5 डिवाइड कीजिए 3, तो 5 के स्क्वायर इंटू 3 हो गया। अब देखिए इसका पावर लगाया हुआ 8। अब इसको क्या कीजिए? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऐड कीजिए 1। अब बताइए 17 इंटू 9, 153। आंसर देखिए 153 वाला ऑप्शन लगाइए। सही है। अब आ जाइए, पावर वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग सेट कर लीजिए हमको क्या करना है। हमें क्या करना है? सीधा सा ध्यान देना है, जो पावर रहेगा उसको बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करेंगे, इसको ध्यान देना। अब आ जाइए, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दें। 35 को यदि तोड़ते हैं, 35, एक मिनट, 35 है, इसको 5 7, अब तो नहीं टूटेगा। तो 5 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स, 1 इंटू 6, और 7 कितना? 1। अब चलिए 21 को तोड़िए, कितना से? 7 से 3, 7 और 1, और 3 का पावर 1, लेकिन उसका पावर भी 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 6 से मल्टीप्लाई। एक बार बताइए, ये समान है दोनों में ना, तो 5 पर 6 रखिए, 7 पर लिखिए 12, और 3 पर 6। क्लियर? अब क्या करें? इस सब में 1 जोड़ दें, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 13, ये हो गया 7। अब बताइए 91, 91 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 से 63, 637, कितना? 91, 7 9 से 63, क्या होगा आंसर? नॉट। कौन सा? एक बार फिर समझ लो। सब तोड़िएगा, 35 का जब तोड़ेंगे तो 5 7 हो गया, तो पावर 1 किसका पावर कितना है? 6। तो 1 को 6 से गुना कर दो,
1 और 6 से। लेकिन यहाँ पर जब 21 तोड़ेंगे तो 7 3 आया तो 7 आएगा फिर 6 बार। तो जब एक ही बेस का रहेगा तो उसके पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 6 6 12, ठीक, 3 है। अब तो तीनों डिफरेंट आ गया। अब तीनों डिफरेंट आ गया तो अब पावर में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। 91 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 637। अब क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया तुम्हारा को तो 6 नंबर। आ जाइए। हाँ, अब थोड़ा सा देखिए, सब क्वेश्चन अपना ढंग का है, इतना बनाने को प्रैक्टिस कर लीजिए, बात खत्म हो गया। 1280 के सम विषम भाजक को कुल संख्या कितनी है? अब देखिए 1280 पहले तोड़िए 2 से 640, फिर तोड़िए 2 से 320, फिर 2 से तोड़िए 160, फिर 2 से तोड़िए 80, फिर 2 से तोड़िए 40, फिर 2 से तोड़िए 20, फिर 2 से तोड़िए 10, फिर 2 से तोड़िए 5। अब देखिए तो 2 आपके पास आया कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। और 5 आया कितना बार? 1 बार। अब देखिए, अब यहाँ पर सीधा टोटल पूछता है तो हम दोनों में एक एक जोड़ के गुना कर देते, लेकिन यहाँ पूछा सम और विषम। तो सम और विषम अलग अलग समझ लीजिए। सम जब सम पूछे तो 2 के पावर में, याद रखना है, जब सम पूछे तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है। 2 का पावर क्या था? 8, इसमें 1 नहीं जोड़ना, अन्य सभी के पावर 1 जोड़ देना है। 8 दूना कितना होगा? 16। अब देखिए आंसर पहले 16 हुआ, फिर 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी। अब फिर देखिएगा, ये होगा सम। जब विषम पूछे तो 2 लेना ही नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट नहीं लेना है। तो 5 पर 1 + 1 क्या होगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला वाला ऑप्शन। सम पूछे तो 2 के पावर कुछ भी रहेगा उसमें 1 नहीं जोड़ना, अन्य किसी के संख्या के पावर 1 जोड़ गुना कर देना। लेकिन विषम पूछे तो 2 लेना ही नहीं है। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 16 एवं 2। नेक्स्ट परेशानी। देखिए, पहला काम हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है। 1848 है, तो फैक्टराइज कीजिए 924, फिर फैक्टराइज कीजिए 6 2, फिर फैक्टराइज कीजिए 2 3 1। अब तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 7 21 7 21 77, फिर 7 से 11। अब कहता विषम लगा हुआ, तो विषम लगा हुआ तो 2, ये 2 2 2 का यूज है ही नहीं, लेकिन उसमें संयुक्त कर रहा है। हमारे पास है 3 7 11 का संयुक्त बनाना, तो 3 7 का ग्रुप बन सकता है, 7 3 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है, 7 11 का ग्रुप बन सकता है, और 3 7 11 गुण कर संयुक्त क्या बना? 1 2 3 4। तो टोटल कितना बना? संयुक्त विषम भाजक हमारे पास क्या बन गया? 4 बन गया। सही है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। अच्छा तैयारी को जो बताते हैं उस पर ध्यान दो, इसका कलेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक अच्छा होना चाहिए। मैथ्स को अच्छा करिए। चलिए आइए, ये क्या है? अच्छा, योगफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए योगफल कैसे बनाएंगे। अब देखिए योगफल बनाने का तरीका, पहले तो फैक्टराइज करिए। तो 360 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर क्या होगा? 3 से 15, फिर 3 से 5। अब देखिए 2 कितना बार आया? 3 बार। इसको ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 5 बार 1। अब यहाँ पर जब भी भाजक का जोड़ पूछे, हमेशा याद रखिए, इसमें कोई जोड़ पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि जो बेस है उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट किए, 1 2 अंतिम तक जाना 3। अब जोड़िए तो 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12 और 3। ठीक, अब इधर आइए, 0 1 2। अब जोड़िए 1 + 3 + 9,
9 3 12 1 13। इसको बनाइए 5 पर 0 5 पर 1 जोड़िए 1 + 5 कितना हो गया 6। 15 गुने 13 गुने 6 195 को 6 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 3 19 1 14 3 117 1170 आंसर होगा। फिर एक बात समझ लीजिए, फैक्टराइज करने के बाद हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के बाद तुरंत क्या करना है, जितना बार आया बेस पावर तो 0 पावर से स्टार्ट करते अंतिम पावर तक जाना है, और 2 बड़ा में तो 0 पावर से अंतिम पावर तक जाना है। सबका रिजल्ट निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर होगा 1170। लिखिए जल्दी। बस इसको जितना बताया तो उसको ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन बनता चला जाएगा। वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए ये हो गया तुम्हारा 360 का भाजकों के योगफल। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, विषम भाजकों के योगफल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम समझे 544 विषम संख्या में 2 का यूज नहीं करना, लेकिन पहले तोड़ने तो करना 2 7 2 2 से हुआ 1 3 6। फिर चलिए 2 से करिए कितना होगा 6 8। अब चलिए 2 से 34, अब तो नहीं होगा, अब होगा 2 17। ठीक है, अब 17 हो गया। अब देखिए विषम भाजक पूछ रहा है तो ये तीनों का यूज करना ही नहीं है, तो 17 का पावर क्या 1 हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे 17 का पावर 0 + 17 का पावर 1। अब बताइए 1 + 17 कितना होगा, आंसर होगा। बात क्लियर हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18। लास्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट देखेंगे, तो आज क्वेश्चन कम सेट हो पाया क्लियर। लेकिन मैथ्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे, तो प्रॉब्लम हो कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं। आप लोग आराम से इस पर तैयारी कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या है कि कोई भी चीज़ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया, डिवीजर पढ़ना, कोई भी चीज़ पढ़िए तो पहले डिवीजर शब्द को समझिए। डिवीजर का मतलब जिससे हम किसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। एक बार बताइए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो पढ़ते हैं ये होता है डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कॉसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो यही कहो तो जो नंबर से डिवाइड करना है उसी की बात कर रहा है। तो डिवीजर फॉर्मेट में अब जितना डिवीजर उसको जोड़ना है, उसको गुना करना है, उसका सम निकालना, उसका विषम। विषम आएगा तो 2 का कभी यूज हो ही नहीं होगा, सम आएगा तो 2 के पावर में केवल यूज नहीं करना है, कितना का 1 का नहीं। इस सब को ध्यान दीजिए और रेस्ट, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।